बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं द लास्ट स्टार। मैं हूं यासिर रशीद और मेरे साथ हैं सीनियर सहाफ़ी राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, अमेरिका ने जिस मुल्क पर 2000 अरब डॉलर 20 साल में खर्च किया, उस हवाले से अमेरिका का बयान यह है कि हमारा मकसद अलकायदा और उसामा बिन लादेन का खात्मा था। क्या इस एक मकसद के लिए 20,000 अरब डॉलर्स 20 सालों में खर्च कर दिए गए? वो लोग जो 20 साल से अपने वतन वापस नहीं आ सके थे, आज के दिन वो कंधार एयरपोर्ट पर उतरे तो उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। वो शख्स कि जिसके नाम से ही सिर्फ दुनिया वाकिफ थी, उसकी शक्ल किसी ने नहीं देख रखी थी, आज वो सरकारी तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और बताता है कि मैं हूं तर्जुमान तालिबान ज़बीउल्लाह मुजाहिद, जिसका यह कहना है कि ख़वातीन को हुकूक दिए जाएंगे, इस्लाम ने जो बुनियादी हुकूक दिए हैं हम उनको फराहम करेंगे, जिसका यह कहना था कि मुल्क के अंदर जो गैर मुल्की मौजूद हैं उनकी हिफाजत को यकीनी बनाया जाएगा, जिसका यह कहना था कि अफगानिस्तान की सरजमीन अब किसी के खिलाफ दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होगी, जिसका यह कहना था कि तमाम लोग वापस आ जाएं, हम आम माफी का ऐलान करते हैं, मुतरज्जम जो गैर मुल्कियों के लिए सर अंजाम देते रहे उनको भी माफ करते हैं। उसका यह कहना था मुल्क कौम को मिलकर आगे बढ़ना होगा, यही अफगानिस्तान की बेहतरी का असल फैसला हो सकता है। तो इस पूरे सिनेरियो के अंदर सदारती महल के हवाले से क्या इंकशाफात सामने आए? अशरफ गनी कितनी रकम वापस छोड़कर गए जो वो साथ ले जाने में कामयाब ना हो सके? आने वाले दिनों में मंजरनामा क्या होगा? राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना, भारत, इजराइल और अमेरिका, बुनियादी तौर पर यह वो गठजोड़ था जो पिछले 20 साल के अंदर इस खित्ते में परवान चढ़ा। तालिबान के आने के बाद, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आइंदा का मंजरनामा क्या देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। या सर, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस तालिबान तर्जमान की, दूसरा बम गिरा ये अमेरिका पे भी, इसराइल पे भी और भारत पे भी। सफ़े मातम बिछ के मैं पिछले काफ़ी देर से भारतीय मीडिया को देख रहा हूँ, चीखो पुकार मातम कर रहे हैं। इस तरह लगता है कि जैसे उनके यहाँ कोई ऐसी फौत की हो गई हो, कोई ऐसा मामला हो गया हो कि जिस पर जितना ज़्यादा रो सकते हैं वो रोए, जितना ज़्यादा रो सकते हैं वो रोए। उनका अपना मीडिया कह रहे हैं हमारे इतने हेलीकॉप्टर, इतने जहाज़, इतना सारा कुछ जो है वो चला गया, हमारे ये सारा कुछ हो गया। नरेंद्र मोदी को गालियाँ निकाल रहे हैं। मैं पहली दफ़ा भारतीय मीडिया नरेंद्र मोदी के ख़िलाफ़ बोल रहा है, पहली दफ़ा। क्या सर, अब आपको जिस तरह हमने कल एक ख़बर ब्रेक की थी, लेकिन उसकी ना इन्होंने तरदीद की अभी तक, बल्कि उस पर आज तो बहुत से टीवी चैनल्स ने और बहुत से लोगों ने आज इस पर तबसरे किए हैं कि वाकई वो भारत के अंदर हो सकते हैं। हमने तो कहा था, गए हैं, 4 घंटे रहे हैं वहाँ पे। अब जिस वक्त यासर खबर बड़ी आपको देता हूँ कि जिस वक्त सदारती महल पर कब्ज़ा होता है तालिबान का, सदारती महल के इर्द गिर्द कुछ इमारतें ऐसी हैं जो बड़ी अहम तरीन इमारतें थीं, जब उन पर कब्ज़ा होता है तो बहुत सी ऐसी चीज़ें, दस्तावेज़ात और बहुत से ऐसे अफराद भी हाथ लगते हैं या सर, जिसके बाद एक बड़ा खौफनाक मंसूबा बेनकाब होता है। और अमेरिका को उसमें आपको बताऊं, ये इसराइल नहीं, खाली इसराइल के पीछे तो CIA खड़ी थी। जब उसको भी पता चलता है कि ये चीज़ें सारी पकड़ी गई हैं, जब उन्हें पता चलता कुछ अफराद पकड़े गए हैं, भारत को और इसराइल को पता चलता है, तो एक नया सफ़े मातम बीत जाता है। और वो बहुत से अपने अहम तरीन अफराद को गालियाँ भी निकालते हैं। और मैं आपको एक बड़ी ख़बर ये भी दे दूँ कि राह के अंदर एक अहम तरीन ज़िम्मेदार शख्स को आज बाकायदा उसकी ज़िम्मेदारी से हटा दिया गया है। ये शख्स नंबर 3 था और अफ़गानिस्तान के अंदर सारे काम करने में नंबर 1 था। इसे आज इसकी ज़िम्मेदारी से हटा दिया गया। वहाँ से मिलने वाली ये डॉलर एक मामूली चीज़ है, हथियार भी मामूली चीज़ है। वहाँ से कुछ ऐसी वीडियोस मिली, कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिले, कुछ ऐसी तस्वीर मिली, कुछ ऐसे लोगों के नाम मिले जो बतौर जसूस, जो बतौर इन्फॉर्मर, बतौर सूरतकार इनके लिए काम करते थे, जिनकी ड्यूटी थी कि वो तालिबान के अहम तरीन रहनुमाओं को कत्ल करेंगे या कत्ल करवाएंगे या सर। फिर इनकी वहाँ पे प्लानिंग जो थी कि किस तरीके से दाइश और तालिबान, TTP पाकिस्तान
इनके लोगों को किस तरीके से किसको कितनी फंडिंग दी गई है, और वहाँ पर एक और मुल्क के कुछ लोगों को किस तरह कितने पैसे दिए गए हैं, और किस तरीके से दूसरे मुल्कों से लोगों को वहाँ लाया जाना था और लाकर खाना जंगी की जानी थी 3 जगहों पे, कंधार, मज़ार शरीफ और काबुल में। इन 3 जगहों को टारगेट किया गया था। अब जो लोग रा, मोसाद और एनडीएस के पकड़े गए हैं, इनकी तादाद 42 है। इन्होंने तो वहाँ पे 10 मिनट नहीं लगाई यासर, सारा कुछ चट्टा कट्टा खोल के रख दिया। और जो चीज़ें वहाँ मिली हैं, जो वीडियोस वहाँ से मिली हैं, वो बड़ी खौफनाक है। उन वीडियोस में बाकायदा लोग जो हैं जिनको टारगेट दिया गया यासर, और जिनको कहा गया कि आपने किस तरीके से तालिबान के अंदर जाके दाखिल हो जाना है, आपने किस तरीके से एंटी अफ़गानिस्तान की जो मौजूदा हुकूमत थी और पीपल्स ये जो है कह रहे हैं इंडियन जो है, और इसके अलावा दूसरे जो हैं, इनको किस तरीके से इनके ख़िलाफ़ बोल के बड़े करीब चले जाना है और किस तरीके से आपने टारगेट करना है। बाकायदा एक स्क्रीन लगी हुई है, उस पर ब्रीफिंग दी जा रही है उनको, यहाँ तक कि वहाँ पर उनको बात यह है कि जहर के इंजेक्शन कौन से होंगे, मेडिसिन कौन सी होगी, गोली से नहीं मरता तो किस तरीके से किसको किस तरह मारा जाना है, हादसा में जो होंगे वहाँ पे उनको उनसे कौन कौन से काम लिए जाएंगे। यार ये बड़े खौफनाक तरीन चीज़ें थी जिसमें ये तीनों मुल्क शामिल थे। अब जब इन तीनों मुमालिक के लोग पकड़े गए, पीछे CIA का जहन है, अब तालिबान ने उनसे इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल कर दी है और उस इन्वेस्टिगेशन के ज़ुमरे में कई और लोगों को भी गिरफ़्तार कर लिया गया है। ये आहिस्ता आहिस्ता तालिबान किस वक्त ये चीज़ें सामने लाते हैं, लेकिन ये इतनी कन्फर्म चीज़ें हैं कि जिसको कोई जुटला नहीं सकता। अब इनके जहन में तो था कि जनाब वहाँ पे आके तालिबान ख़वातीन के साथ बुरा सलूक करेंगे, पाबंदियाँ लगा देंगे, मीडिया पे पाबंदियाँ लगा दी जाएंगी, आम लोगों पे। तालिबान ने कमाल चीज़ की, एक तो वो फाते आए और वैसे फाते आए कि जिन्होंने अपने ही, देखें ये जो लोग कह रहे हैं कब्ज़ा अपने मुल्कों पे कब्ज़े नहीं होते, वो अपने मुल्क में आए हैं और अपने मुल्क के अंदर उन्होंने उस जंजीर को तोड़ा है जो गैर मुल्की जंजीरें थी, उन चीज़ों को तोड़ा है जो गैर मुल्की थी, जो कुव्वतें वहाँ पे कब्ज़ा करके बैठी थी उनको वहाँ से भगाया। वो तो अपने मुल्क में आए, उन्होंने तो अपने मुल्क में आकर गैर मुल्कियों से कब्ज़े छुड़ाए हैं। तो इसलिए वहाँ पे उन लोगों ने आज उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद और मुल्ला बरादरान के वहाँ पहुँचने के बाद यासर हालात बिल्कुल चेंज हो गए हैं। अब जो लोग पकड़े गए हैं, जो चीज़ें वहाँ से मिल गई हैं, जो वीडियोस मिली हैं, जो सारी चीज़ें मिली हैं, उन्हीं वीडियोस के मिलने के बाद ही तो भारत के रा के जो अफ़गानिस्तान के हेड थे, जो अफ़गानिस्तान को देखते थे और रा के अंदर नंबर 3 पोजीशन पे थे, उनको उनके ओहदे से सबदोश कर दिया गया है। इसलिए कर दिया गया है कि भारत आने वाले दिनों में ये दिखा सके कि जनाब हम इसमें मुलव्वस नहीं थे। ये अपने तौर पे कह रहा था, अपने तौर पे वो कर सकते हैं और अपने तौर पे भी ऐसा हो सकता है। लेकिन तालिबान को इस बात का इदराक ज़रूर है। आज के बयान में यह भी कहा गया कि कुछ शरपसंद अनासिर और गिरोह मौजूद हैं जो हमारी साख को मजरू करना चाहते हैं। तो ये मैं आपको इशारा तो दे दिया है, ये इसलिए कहा गया कि उनको पता है, उनको इल्म हो चुका है, उनके हाथ में वो चीज़ें लग चुकी हैं, उनके हाथ में वो सब कुछ आ चुका है। ये तो बताएं ये डॉलर कहाँ से आए। चलें डॉलर के बाद चले मैं आपको एक और बड़ा इंकशाफ भी कर देता हूँ। 13 भारत के अंदर चलने वाली बड़ी कंपनियां, 13 भारतीय कंपनियों में बहुत बड़ा शेयर जो है वो जनाब साबिक सदर अशरफ गनी साहब की। साबिक सदर अशरफ गनी जो है वो भारत की 13 बड़ी मारूफ तरीन कंपनियों में शेयर होल्डर, और शेयर होल्डर भी तगड़े शेयर होल्डर है वो। इसके डॉक्यूमेंट्स, इनके सबूत भी वहाँ मिल गए हैं। तो आज अमरुल्ला सालेह का भी ट्वीट आया कि मैं अफगानिस्तान में ही मौजूद हूँ, अगर सदर की वफात हो जाती है या वो मुल्क में मौजूद नहीं होते तो एक्टिंग प्रेसिडेंट बाय लॉ मैं बनता हूँ। तो उन्होंने कहा कि अब से मैं प्रेसिडेंट ऑफ अफगानिस्तान। देखें बात ये आए ना, सामने आए, क्यों नहीं आ रहे सामने? आए आके काबुल के सदारती महल में आके बतौर सदर बैठे ना। और भाई बात यह है कि ये जो कह रहे हैं ना वफात हो जाती है, ये तो उसी तरह का हिसाब है जिस तरह मुस्लिम लीग नून ने मियां नवाज शरीफ साहब बीमार हो गए, लंदन चले गया, वो भी कह रहे हैं कि जनाब साबिक सदर जो हैं वो भागे नहीं, बीमार हो गए हैं, कहीं चले गए। साबिक वज़ीर बीमार नहीं, ये जो अशरफ गनी साहब हैं ये बीमार हो गए हैं, मुस्लिम लीग नून बोलो ये बीमार हो गए हैं और ये किसी और मुल्क चले गए हैं। बात यह है कि ये सब ट्वीट पे चल रहा है, सारा कुछ है, कुछ लोग वहाँ मौजूद हैं जिनको ड्यूटियाँ दी गई हैं। यासर मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, अब भारत क्या करेगा?
अब भारत कुछ तरीक़ों से एक तरफ वो बगल में छुरी मुंह में राम राम वाला जो करता है ना, इनका एक मशहूर है, ये वही कर रहे हैं। अब भारत ये करने जा रहा है जनाब, एक तरफ वो तालिबान के पास अपना एक वफूद भेजने का ही फैसला कर चुके हैं। हो सकता है 1 या 2 दिन में भारत की कोई वफद जाके वहाँ जाए और उन्होंने कहा जनाब हम तो आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। और दूसरी तरफ वो ममालिक जिसमें वो समझते हैं कि इन ममालिक के लोग जो हैं 1% भी तालिबान के ख़िलाफ़ जा सकते हैं, उनसे वो राब्ते कर रहे हैं। आपको पता है आज सऊदी अरब के हवाले से भारतीय जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, भारतीय जो ज़िम्मेदारान, उन्होंने बड़ा नाराज़गी का इजहार किया कि सऊदी अरब जो है वो भी तालिबान के ख़िलाफ़ नहीं गया, बल्कि वो तालिबान को मानने के लिए तैयार हो चुका है। आज तालिबान ने इशारा दिया कि पाकिस्तान रशिया और चीन के साथ उनके बेहतरीन ताल्लुकात हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान भी मुख्तलिफ ममालिक से राबितों में है, जर्मन चांसलर से भी रब्ता करने की कोशिश की जा रही है, मुख्तलिफ ममालिक से राबिता करके फैसला किया जाएगा। लेकिन एक अहम बात इसमें यह है, अभी कुछ देर पहले की डेवलपमेंट है कि यूरोपियन यूनियन जो है उन्होंने भी इशारा दे दिया है कि शायद वो तालिबान को तस्लीम कर लें। मैं कह रहा हूँ सब इशारा दे चुके हैं। जिस दिन दोहा में मुज़ाकरात हुए तो उसके बाद ये फैसला हो चुका था कि अगर तालिबान वहाँ चले जाते हैं और तालिबान को वहाँ पे मान लिया जाता है। देखें अब किसी के पास जवाब नहीं रहा, कोई ये नहीं कह सकता कि अफगानिस्तान के अंदर एक लंबी जंग हुई और तालिबान ने इतने लोगों को मार दिया उसके बाद काबज़ हो गए। भाई किसी ने मुज़ाहमत ही नहीं की। इसका मतलब है वहाँ की सरकारी लोग, वहाँ के अवाम चाहते थे तालिबान आए, उन्होंने वेलकम किया। क्या आज काबुल नहीं खुल गया? क्या आज हरात में सारे कारोबार नहीं शुरू हो गए? क्या कंधार में सब कुछ नहीं हो गया? क्या मज़ार शरीफ में दोबारा फैक्ट्रियाँ नहीं खुल गई? तो खुशहाल बात यह भी कि एक खातून एंकर के सामने बैठकर आपका तर्जुमान जो है वो इंटरव्यू देते, तो वो एक जो साख और वो जो फिनोमेना बड़ा पनप रहा था कि ख़वातीन के हवाले से बहुत तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो भी किसी हद तक दूर हो गए। वो भी दूर हो गई यासर। आज ख़वातीन का एक बहुत बड़ा जुलूस भी निकला ना, उन्होंने कहा जी हमें भी इक़्तिदार में शराकत में शामिल करें काबुल के अंदर, इसलिए कि वो चाहते हैं कि जनाब हम इक़्तिदार में शामिल हों। इसका मतलब है कि अब तालिबान का स्टाइल बिल्कुल चेंज हो गया है और अब वाकई वो पूरी दुनिया के साथ चलना चाहते हैं। ठीक है, उन्होंने अच्छा कहा कि हम इस्लामी नुक्ते नज़र के हिसाब से हम सबसे कहेंगे। देखें कितनी अच्छी बात उन्होंने की, तनकीद करें हम पे, लेकिन किसी के एजेंडे को साथ लेकर न चले। मीडिया को जो उन्होंने बात की है, तनकीद करें, इसलाह के लिए हम मानेंगे, लेकिन किसी के एजेंडे को साथ लेकर न चले। एजेंडा तो नहीं ना होना चाहिए किसी का। मैंने आज यासर बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, मैंने पाकिस्तान के मारूफ तरीन एंकर्स के भारतीय चैनल्स को दिए हुए इंटरव्यू आज सुने, मुझे शर्मिंदगी हुई कि यार ये क्या कह रहे हैं, ये किसके मुल्क की तर्जमानी कर रहे हैं, ये किसके लिए काम कर रहे हैं। ये तो आज उनके इंटरव्यू से बिल्कुल क्लियर हो गया। यासर अब हम अपनी ज़रा बात की तरफ आते हैं। भारत जो है जी अब एक तरफ मुज़ाकरात की तरफ जाएगा, दूसरा भारत ने 4 मुस्लिम ममालिक में अपने वफूद भेजने हैं, कल से शुरू करने हैं, और उन ममालिक को उन्होंने जहनी तौर पे तालिबान के ख़िलाफ़ तैयार करने की कोशिश करनी है। अरब रियासतें, जी अरब रियासतें भी कह सकते हैं और भी हो सकती हैं, लेकिन उस पर वो नाकाम हो जाएंगे। तीसरा वो क्या कर रहा है कि उसने आज जिस वक्त हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, इस वक्त वो मीटिंग जारी है मेरे एक अहम सोर्स के मुताबिक, और वो सोर्स जो है वो बड़ा अहम है, और उसने हमेशा, बल्कि एक चैनल इंडियन चैनल पे हल्का सा इसका इशारा भी आ गया कि आज वहाँ पे दाइश और TTP के कुछ लोग जो हैं वो भारत में मौजूद हैं, वहाँ पे मीटिंग चल रही है। एक तरफ ये मुज़ाकरात हो गए और उस मीटिंग में कुछ मोसाद और CIA के लोग भी मौजूद हैं, और दूसरी तरफ वहाँ पे खाना जंगी की तैयारियाँ की जाएंगी, और ये तैयारियाँ उस वक्त की जाएंगी जब तालिबान समझेंगे कि बिल्कुल अमन हो गया है, तो अचानक से ये सारे काम शुरू कर दिए जाएंगे। ये एक प्लानिंग है भारत की कि एक तरफ तालिबान के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ ममालिक को इकट्ठा किया जाए, दूसरी तरफ तालिबान से हाथ भी मिलाया जाए, और तीसरी तरफ जो है वो उन दहशतगर्द तंजीमों को जिनका हवाला दिया है, जिन चीज़ों का जिक्र किया गया आज ज़िक्रुल मुजाहिद साहब ने, तो उनको सपोर्ट की जाएगी, बड़ी रकम लगाई जाएगी, क्योंकि भारत समझता है कि उसकी भारत की मुआशी मौत, भारत की हर लिहाज से जो नाकामी जो हो गई है, और जो एक नया ब्लॉक बन रहा है, इसके लिए अमेरिका किसी सूरत इस ब्लॉक को नहीं चाहता। आप क्या समझते हैं, अमेरिकी सदर की तकरीर के बाद खामोशी है? तो फिर अमेरिकी कुछ फ़ौजी अफ़गानिस्तान के अंदर क्या कर रहे हैं? या सर क्या कर रहे हैं? जब आपके सारे लोग जा चुके हैं तो वो वहाँ पर क्यों बैठे हुए हैं? उनके बहुत से इदारों के लोग वहाँ पर क्यों बैठे हुए हैं? ये तो एक सवालिया निशान है ना, और इनके पीछे कोई ना कोई खड़ा है। या सर देखना यह है कि आने वाले दिनों में इंतकाल इक़्तिदार का मरहला किस हद तक मुकम्मल होता है, किस हद तक पुरअमन रहता है, और ख़ित्ते के दीगर ममालिक के साथ अफगानिस्तान के ताल्लुकात किस हद तक मजबूत होते हैं। नाज़रीन, इसी पर मज़ीद भी बात करेंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाज़रीन। अमरीकी सदर की गुफ्तगू, तर्जुमान तालिबान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, खित्ते के आने वाले दिनों पर पड़ने वाले असरात, इस पूरे मंजरनामे पर बात करेंगे। सूरत हाल किस हद तक तसल्ली बख्श हो सकती है और तालिबान जो आज के तालिबान हैं वो 20 साल पहले के तालिबान से किस हद तक मुख्तलिफ हैं, इसी बारे में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है माहिर अफगान उमूर अब्दुल्ला गुल साहब ने। अब्दुल्ला साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अब्दुल्ला गुल साहब, आज जो बाइडन का ये कहना था कि हमारा मकसद था अलकायदा और उसामा बिन लादेन को तलाश करके खत्म करने का, वो मकसद हमारा पूरा हो गया। क्या आप ये समझते हैं कि 20 साल अमेरिका सिर्फ इसी एक मकसद के लिए इस खित्ते में बैठा रहा? अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। नहीं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। इनकी प्रायोरिटीज चेंज होती रही। पहले आपको याद है कि 9/11 के बाद इन्होंने उसामा बिन लादेन का नाम लगा दिया। उसके बाद उसामा बिन लादेन के बाद इन्होंने अलकायदा पे ब्लेम शिफ्ट कर दिया। अलकायदा के बाद इन्होंने मुल्ला उमर के ऊपर ब्लेम शिफ्ट किया। मुल्ला उमर के बाद तालिबान आए। तालिबान के बाद हक्कानी नेटवर्क आया। तो इनकी प्रायोरिटीज जो है वक्त के साथ साथ तब्दील होती रही, स्ट्रेटेजी भी तब्दील होती रही। इसीलिए ये पाकिस्तान को हमेशा स्ट्रेटेजिक पार्टनर गर्दानते रहे, बजाय इसके कि नेचुरल एलाई कहें। जबकि हिंदुस्तान को कॉन्डोलीजा राइस ने और इसी तरह हिलरी क्लिंटन ने और मौजूदा इंतजामिया उनको नेचुरल एलाई कहती है। स्ट्रेटेजी तो तब्दील होती रहती है लेकिन नेचुरल एलाइज तब्दील नहीं होते। जब तक आपने जो बात कही कि जो अमेरिका ने पहले कहा और बाद में कहा, देखें माइट इज राइट की बात है। अमेरिका पहले कहता रहा कि 9/11 का वाकया हुआ, किसी ने ये भी नहीं बताया कि 9/11 के अंदर 2 बिल्डिंग्स के ऊपर तो जहाज गिरे थे। जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बिल्डिंग नंबर 7 थी वो कैसे गिर गई? ये आज तक कोई बात है इसके ऊपर कोई करने के लिए तैयार ही नहीं है। तो इसलिए बहरहाल ये बहुत सारी बातें हैं, इसके अंदर हम नहीं जाते। लेकिन असल बात यह है कि अलकायदा क्या खत्म हो गई? और दूसरी बात, उसामा बिन लादेन अगर जो है वो चले गए थे, जिस तरह जो बाइडन ने कहा कि उसामा बिन लादेन की मौत के बाद जो है वो गेम खत्म हो गई थी और वॉर खत्म हो गई थी, तो फिर ये बताया जाए कि अगर वॉर खत्म हो गई थी तो उनकी वफात के इतने साल गुजरने के बाद अमेरिका के पास क्या जवाब था, क्या जस्टिफिकेशन थी, क्या लीगल जस्टिफिकेशन थी कि वो वहां अफगानिस्तान में बैठता, मदर ऑफ ऑल बम्स, डेजी कटर्स और लोगों की मासूम जानों के साथ खेलता। तो ये एक अजीब बात है। कल का दिन पहला दिन था। देख रहे हैं अब तालिबान वहां आ गए और वहां पे आके तालिबान बैठ गए, बड़ा अमन हो गया और बहुत सी चीज़ें होंगी। एक तो ये बताए अशरफ गनी किधर चले गए, ज़मीन खा गया, आसमान खा गया, या भारत के अंदर कहीं पनाह ले ली? और अशरफ गनी के जो राइट लेफ्ट लोग थे, जो उनकी सलामती कौंसिल के लोग थे, जिन्होंने बड़े दावे किए थे, ये सारी टीमें क्या अभी तक अफ़गानिस्तान में मौजूद हैं? और तालिबान जो है, क्या जो आज उन्होंने ऐलान किया, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्या इसके बाद उनको पुरअमन रहने दिया जाएगा? राना साहब, यकीनन इसके अंदर देखें बहुत सारी बातें हैं। अशरफ गनी साहब तो पहले उज़्बेकिस्तान की तरफ गए और उसके बाद जो है वो अब इतलात ये हैं कि वो भारत हैं और भारत से उनका इरादा है अमेरिका जाने का। और जाहिर है जिधर का एक आपको पता है जहां से चलता है खमीर वहीं उठता है, तो ये तो एक रियलिटी है। अशरफ गनी की जो 170 बंदों की टीम थी जो सोशल मीडिया के लिए, उसकी भी लिस्टें जारी हो गई। और फिर जो लोग तालिबान को बुरा कहते थे और कहते थे कि ये बहुत वहशी हैं, दरिंदे हैं, तो फिर उन्होंने तो अशरफ गनी को पैसों समेत जो है वो जाने दिया। और कल वो पहला दिन था जिसके अंदर अफगानिस्तान के अंदर कोई सिविलियन कैजुअलिटी 20 साल के अंदर नहीं हुई। तो ये एक बहुत बड़ा बात थी। और इसी तरीके से जो लोग मॉरल्स की बात करते हैं तो वो ये ना बताएं कि कौन दहशतगर्द था और कौन बारबैरिक था। ये बताइए कि अबू गुरैब, ग्वांटानामो बे, ये और रेंडिशन कैंप्स और इसी तरीके से बागराम जैसे अकूबत खाने क्या तालिबान के भी कोई एक चीज ऐसी निकली है? तो फिर अगर अशरफ गनी इनकी जगह होते तो क्या वो तालिबान के साथ जो हशर करते वो आप और मैं और हमारी नाजरीन बखूबी जानते हैं। तो 20 साल पहले तालिबान जो थे वो मुख्तलिफ थे और 20 साल बाद फर्क है। लेकिन एक आप क्या समझते हैं, आपकी गहरी नजर है इस पूरे अफगानिस्तान के खित्ते के ऊपर, 20 साल पहले और अब के तालिबान में बड़ा फर्क क्या है? अगर 20 साल पहले का देखा जाए, परसेप्शन जो आवाम के जहनों में बनाई गई वो जायल होते होते कितना वक्त लग जाएगा? 20 साल पहले भी तालिबान जो थे हिंदू कुश थे
और आज भी वो हिंदू कुश है। ये याद रखना मेरी बात, आपको ये वक्त साबित करेगा। असल बात यह है कि 20 साल पहले उन्होंने फांसी लगाई डॉक्टर नजीबुल्लाह को और कुछ ऐसे बामियान के अंदर मुजस्मे वगैरह गिराए, लेकिन 20 साल के अंदर ये तालिब बहुत रिफॉर्म हो गए और इन्होंने दीगर ममालिक में तालीम भी हासिल की और असरी अलूम को भी अबूर हासिल किया। खास तौर पे जो कतर का ऑफिस था उसके साथ इनका दुनिया से जो इंटरेक्शन हुआ उसमें इनको बहुत सारी चीज़ों के अंदर सबक सीखा। और अब आप देख लें आज जो इंटरनेशनल मीडिया दिखा रहा है वो क्या दिखा रहा है कि वहाँ खवातीन जो हैं वो टीवी पे प्रोग्राम्स कर रही हैं, अपना जो एक कल्चर के हिसाब से कोई नकाब भी नहीं किया हुआ। कमाल तो ये है, डॉजिम कार्स के अंदर बैठे हुए हैं, लोगों को पुरअमन रहने की बताया है, मजालिस के अंदर जो अहले तशी की चल रही हैं उनके अंदर गए हैं, अवाम के साथ जो है रवाबित किए हैं। तो ये सारी क्या दुनिया ने देखा नहीं है? क्या सिर्फ इसलिए लोगों को प्रॉब्लम है कि वहाँ एक इस्लामी निज़ाम जो है वो लाने की बात की जा रही है? असल मसला ये है कि दुनिया में निज़ाम जो है वो डूब गए हैं और ये क्लैश ऑफ द सिविलाइजेशन जो कि सैमुअल पी हंटिंगटन लिखता है वो उसने इट हैज टेकन प्लेस। मसला ये है कि द वॉर इन अफगानिस्तान बाय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वाज फंडेड बाय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। $2.26 ट्रिलियन खर्च करने के आने वाले दिनों में आप क्या देख रहे हैं? ये आज जो हो एक दिन पहले जो हुआ, जो इससे चंद दिन पहले हुआ वो हो गया, आइंदा आने वाले दिनों में आप क्या देख रहे हैं? हमीद गुल साहब की पेशेंट गोलियां बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई। अब देखते हैं उनके बेटे जो है वो आने वाले दिनों में क्या देख रहे हैं। आने वाले दिनों में मैं ये देख रहा हूं कि 15 अगस्त को हिंदुस्तान की आधी नाक कट गई, उनका जन्मदिन मरण दिन में साबित हुआ और आइंदा आने वाले दिनों में आप हिंदुस्तान की पूरी नाक कटी हुई देखेंगे। और ये जो एक सोच है ना जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया, उन तमाम कौमियतों को जो मगलूब हैं, जिनके ऊपर जुल्म किया गया, जालिम लोग उनके ऊपर जो है वो मुसल्लत हैं, उनको ये पैगाम मिल गया कि इफ अमेरिका कैन बी डिफीटेड अदर्स कैन बी डिफीटेड एज वेल। और साथ ही साथ उनको एक और पैगाम भी मिला है कि दोज नेशंस हु रिफ्यूज टू सरेंडर दे कैन नॉट बी डिफीटेड बाय एनीवन। तो इसलिए मैं ये समझता हूं कि पूरे अफगानिस्तान में किसी गैर मुल्की सिफारत खाने के ऊपर उन्होंने हाथ नहीं लगाया, मासरवाए हिंदुस्तान के। और हिंदुस्तान ने जो प्रोपेगेंडा किया था कि अजीत दोवल से मिल लिए, पता नहीं क्या हो गया, खुफिया रवाबित बढ़ गए, आज तालिबान कहते हैं कि बेशक आके तुम अपने जो अधूरे प्रोजेक्ट हैं वो भी कर लो। मैं एक बड़ा मजेदार किस्सा आपके राना साहब सुनाता हूँ कि एक दफा उस्ताद सयाफ को, मेरे वाले साहब और मैं बैठे थे, उन्होंने उस्ताद सयाफ को कहा कि सुना है अमेरिका जो है वो आने के लिए पर तोल रहा है। तो उस्ताद सयाफ बहुत हंसे और कहा कि जी उनको आने दें। मेरे वाले साहब ने कहा उस्ताद साहब आप इसको सीरियस लें। उन्होंने कहा जनरल साहब मैं बिल्कुल आपको सीरियस ले रहा हूँ, मसला यह है कि कोई आएगा तो कुछ लेके आएगा, कोई जाएगा तो कुछ छोड़ के जाएगा और हमारा कारोबार ऐसे ही चलता है। तो हिंदुस्तान को करने दें। $4.2 बिलियन की इन्वेस्टमेंट उनकी खाक में मिल गई है और उनका जो ऑब्जेक्टिव्स हायर देन लाइफ थे वो सिफर के ऊपर आ गए और पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह वो स्ट्रेटेजिक डेप्थ हासिल की है और इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्तों में देखेंगे। अब्दुल्ला गुल साहब, आप क्या समझते हैं कि आलमी बरादरी के साथ तालिबान को ताल्लुकात उस्तवार करने में किन मुश्किलात का सामना हो सकता है? आलमी बरादरी को सबसे पहले तो देखें, रीजनल पावर्स को ये बावर कराना उनका फर्ज भी बनता है कि उनके मुल्क से किसी दूसरे मुल्क में दरअंदाजी नहीं होगी और मेरे ख्याल में वो इसमें काफी हद तक अभी कामयाब पॉलिसी पे जा रहे हैं। वाखान कॉरिडोर के हवाले से उन्होंने चीन को कॉन्फिडेंस में लिया, रशिया के हवाले से जो दहशतगर्दों की वहाँ मूवमेंट के हवाले से उन्होंने मेरे ख्याल में रूस को जो है कॉन्फिडेंस में लिया, उज्बेकिस्तान के अंदर UIM जो है उसको आपने देखा कला कमा किया। इसी तरह से तुर्कमानिस्तान के हवाले से उनका टैपी गैस मंसूबे पे एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप है और इसी तरीके से उनकी ईरान के साथ जो है वो एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई और उन्होंने कहा कि हम जो वहाँ शियाइट पॉपुलेशन है उनको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और आज आपने देख लिया कि वो उनकी मजालिस में शरीक थे। पाकिस्तान के हवाले से बहुत जल्द
तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है और दीगर जो दहशतगर्द ग्रुप है जो कि पाकिस्तान के खिलाफ नजरें लगाए बैठे हैं, उनको उन्होंने, मेरे ख्याल में उनके खिलाफ एक प्रॉपर टीम जो है वो तश्कील दी जाएगी। बैन ही जिस तरीके से मुल्ला अख्तर मंसूर के दौर में दाइश के खिलाफ लड़ने के लिए की गई, तो मैं ये समझता हूं कि आने वाले वक्तों में बहुत सारे मामला जो है वो बेहतरी की तरफ जाएंगे। और इंटरनेशनल एक बड़ा खौफनाक प्रोपेगेंडा चल रहा है, उनका कहना है कि ईरान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और तुर्की ये तालिबान के खिलाफ हैं और हम इन्हें तालिबान के खिलाफ इकट्ठा कर लेंगे। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि इस किस्म की कोई बात होगी। कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन आप ताजिकिस्तान की जिसकी बात कर रहे हैं, ताजिकिस्तान का एक बहुत बड़ा, आपको पता है ईरान का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है उसके ऊपर। मैं नहीं समझता कि इस किस्म के, और तुर्की का भी मामला यह है कि अमेरिका ने एक चाल चली थी कि किसी सूरत जो है वो ब्लेम गेम के अंदर तुर्की को शामिल कर लिया जाए, लेकिन तुर्की जो है वो उसको भी समझ आ गई, क्योंकि अशरफ गनी साहब के साथ जब आखिरी दिनों में बात हुई तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान साहब की, तो उसके अंदर मेरे ख्याल है कि ये बात यकीनन तय हुई होगी कि 2 महीने अगर आप अपनी हुकूमत को मजबूत अंदाज में चलाते हैं तो तुर्की जो है वो आपकी मुआवनत करेगा। अब जो अशरफ गनी तो वक्त से पहले ही फरार हो गए, और मेरा ख्याल है तुर्की को अपने रवैये बदलने पड़ेंगे, और कोई भी इतना मेरे ख्याल में कम अकल नहीं हो सकता कि वो आने वाले वक्तों में कम से कम अमेरिका की डिफीट को सामने न रखे और वो ये सोचे कि शायद हम उनसे ज्यादा वजन और हम उनसे ज्यादा ताकत और हम उनसे ज्यादा पैसा और हम उनसे ज्यादा डिप्लोमेटिक एफर्ट। आप क्या समझते हैं, तालिबान के बरसरे इक़्तिदार आ जाने के बाद बहुत से लोग अफगानिस्तान छोड़ गए, लेकिन तालिबान के आने के बाद जो उनके बयानात हैं कि आम माफ़ी का ऐलान है, मुल्क की तरक्की के लिए आप फाल किरदार अदा करें, हम भी यही चाहते हैं, आप उन लोगों की वापसी का रास्ता देख रहे हैं? मैं देख रहा हूं कि बिल्कुल, देखें लोग क्या चाहते हैं, वापसी के लिए एक पुरअमन तरीका चाहिए होता है, और पुरअमन तरीके के लिए ज़रूरी है कि जो अगर आप इंसाफ फराहम करेंगे तो वहाँ एक अमन आ जाएगा, और अमन अगर होगा तो खुशहाली खुद ब खुद लौट आती है, और खुशहाल ममालिक में लोग जाना पसंद करते हैं बजाय वहां से भागने के। जो आपने एयरपोर्ट पे भगदड़ के मंजर देखे, ये वो उन 18,000 लोगों में से थे जिनके लिए जनरल मार्क मिली ने कहा था कि ये हमारे एसेट हैं और इन लोगों ने हमारे लिए काम किया था, इन लोगों ने जो है इनको विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम के जरिए अमेरिका और दीगर ममालिक के अंदर सेटल किया जाए। वो लोग जो है वो अपने, जब उनके अमेरिकन जहाज जाते देखे तो उनका ख्याल था कि शायद हमें भी ले जाएंगे, लेकिन आपको पता है कि मीर सादिक और मीर जाफर जो है उनको फिर अंग्रेज से जब वो शाबाश मांगने गए थे और अपनी बख्शीश मांगने गए थे तो उनकी जान जो है वो उनको फांसी दे दी गई थी। जब आपके वफाद खत्म हो जाते हैं तो फिर एसेट से भी आप लाताल्लुकी का इजहार कर देते हैं, लेकिन अगर अफगानिस्तान में खुशहाली आती है और पुरअमन खित्ता बनता है तो उस तनाजुर में वो लोग वापस भी आ सकते हैं। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला गुल साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दीगर इश्यूज पे बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, अफगानिस्तान की सूरत हाल पर हुकूमती हिकमत अमली पर अपोजिशन की राय क्या है? आने वाले दिनों में इंतखाबी इस्लाहात पर अपोजिशन का ताउन किस हद तक हुकूमत को दरकार है और अपोजिशन क्या किरदार अदा करेगी, और PDM के हवाले से अपोजिशन किस हद तक फ़ाल किरदार अदा कर सकती है, इस सारे मंजरनामे में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना तनवीर साहब ने। राना साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। राना तनवीर साहब, अगर अफगानिस्तान की सूरत हाल देखी जाए तो हुकूमत भी बोल रही है, जमीयत उलमाए इस्लाम ने भी बात की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी कहा कि तमाम जमातों को अफगानिस्तान की और खित्ते की सूरत हाल पर एतमाद में लेना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई अभी तक। किस बात का इंतजार? देखिए, एक तो जिस कॉन्टेक्स्ट में आप बात कर रहे हैं उसमें कोई शक नहीं, लेकिन हमारा ये ख्याल है कि पहले क्लैरिटी है गवर्नमेंट की जो स्टांस है या पॉलिसी है, क्योंकि अफगानिस्तान की जो सिचुएशन है वो हर लम्हा बदल रही है, हर लम्हा चेंजिंग विद एवरी मोमेंट। तो उससे हम समझते हैं कि पहले वो तो बताएं कि क्या सोच रहे हैं। आखिर उनके पास इतनी, एक तो खैर ऑफिशियल नेचुरली गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का कुछ स्टांस होना चाहिए और क्लियर कट होना चाहिए।
दूसरा, हमने तो कहा है, हमने भी कहा है कि वो उस तरह उस अंदाज में नहीं कहा या उस अंदाज से मीडिया ने नहीं लिया। हम भी समझ जाएं कि उनको इस सिचुएशन पे बहुत ज्यादा जो चीजें बदल रही हैं उन पे पार्लियामेंट की जो जॉइंट सिटिंग हो उस पे बैठ के हमें डिस्कशन का मौका दें और खुद भी बताएं और हमारी स्पीच सुने। उनकी जो स्टेटमेंट वहाँ होगी प्राइम मिनिस्टर की, वहाँ उस सूरत हाल के मुताबिक हम उसमें मजीद कोई बात कर सकेंगे। तो क्योंकि ये एक बड़ा ही डेलिकेट और बड़ा सेंसिटिव मामला है, हम उस तरफ हम बढ़ रहे हैं जो हमें सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि हमारा मुल्क है अफगानिस्तान, दूसरे जो मुल्क हैं वो दूर हैं। जो भी वो करें उन पे इतना ज्यादा असरअंदाज नहीं होता जितना जो ये सिचुएशन अफगानिस्तान में है वो सबसे ज्यादा असरअंदाज होती है पाकिस्तान पे। तो हम समझते हैं कि पाकिस्तान को बड़ी एक इस सिचुएशन में बड़ा मुताद तरीके से रद्द अमल ज़ाहिर करना चाहिए। वही हमारी पार्टी का भी मसला है कि हम बड़ी सोचो विचार के बाद चाहते हैं कि उस पर हम अपना जो मौक़िफ़ है वो दें, क्योंकि आज सिचुएशन कुछ है, कल कुछ हो रही है। और बैनुल-अक़वामी जो ममालिक हैं या ग्लोबल कम्युनिटी है, बरादरी है बैनुल-अक़वामी, वो भी हर रोज़ के हिसाब से ही अपना मामला को देख रहे हैं वेज़ अफगानिस्तान। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे अन करीब हमारी क्लियर कट स्टेटमेंट आ जाएगी जो भी हमारा उस पर मौक़िफ़ है। लेकिन सबसे पहले तो हम भी कहते हैं कि वो जॉइंट सिटिंग बुलाएं पार्लियामेंट की, वहाँ पे ये इशू डिस्कस करें। राना साहब, आपने बड़ी अच्छी बात की। एक तो ये क्लियर कर दें कि अफ़गानिस्तान पे आपकी पार्टी का बयानिया जो होगा या जो मौक़िफ़ होगा, क्या वो मियाँ शहबाज शरीफ साहब का होगा, शाहिद खान अब्बासी साहब का होगा या किसी और का? और दूसरा ये बता दें कि इस पे आज आपकी पार्टी तो सोचो विचार कर रही है और आपने हमेशा बड़ी राइट की बात की है, उसमें आपको बड़ी जहमत भी उठाना पड़ी, बड़ी अज़ियत भी उठाना पड़ी। मैं ये अज़ियत इसलिए मैं कह रहा हूँ कि तकलीफ़ होती है जब अपने बात करते हैं। तो आने वाले दिनों में मुस्लिम लीग नून का सियासी मुस्तकबिल जो है वो आप क्या देख रहे हैं? बिलावल ने आज भी कह दिया है कि अगर हम चाहें इकट्ठे हो जाएं तो इकट्ठे होकर तहरीक राना साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की गुफ्तगू पहले मुलाहिजा कर लेते हैं, फिर आपकी तरफ आऊंगा। नून लीग की बात है, कोई बैकडोर हमारा नहीं चल रहा है, लेकिन हमारे दरवाजे खुले हैं। जो अपोजिशन में दोस्त हैं वो सीरियस बन जाते हैं कि पार्लिमानी और जमहूरी तरीक़ेकार से वो इस हुकूमत को नुकसान पहुंचाना चाहेंगे, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तैयार है। राना तनवीर साहब, राना अजीम साहब का सवाल और बिलावल भुट्टो जरदारी की गुफ्तगू क्या कहेंगे? देखिए, पहले जो राना साहब ने बात की है, मैं समझता हूँ कि हमारा पार्टी का मौक़िफ़ होता है, इंडिविजुअल का मौक़िफ़ नहीं होता। इंडिविजुअल की अपनी राय तो हो सकती है, लेकिन पार्टी का मौक़िफ़ वो एक पार्टी का होता है। उसमें शहबाज साहब या कोई भी इस तरह बात नहीं करते, वो सारा मौक़िफ़ क्या वो देते हैं वो पार्टी का मौक़िफ़ होता है। और यकीनी तौर पर उनको हक है मियाँ नवाज शरीफ साहब को और सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को कि उनकी कैपेसिटी में वो पार्टी के मौक़िफ़ देखते हुए या राय देखते हुए वो अपना एक स्टेटमेंट देते हैं। बाकी सबकी अपनी राय होती है, उसको आप जिस अंदाज में भी लें, किसी की राय किसी तरफ होती है, किसी की कुछ सोच रहा होता है, लेकिन मौक़िफ़ पार्टी का ही आएगा जब आपके सामने आएगा। पार्टी का मौक़िफ़ वो होगा जो शहबाज शरीफ साहब बतौर सदर देंगे। डेफिनेटली मैं बता रहा हूँ कि सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो किसी पार्टी का भी सदर होता है, आज बिलावल साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने जॉइंट मुश्तरका इजलास, पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने की बात की, तो उन्होंने अपनी पार्टी का मौक़िफ़ बयान किया बिलावल साहब ने। जब शहबाज साहब बात करेंगे तो वो पार्टी का मौक़िफ़ होगा, या कोई तर्जमान ऑन बिहाफ ऑफ पार्टी बात करता है, मुस्लिम लीग नून का जो तर्जमान होगा, स्पोक्स पर्सन होगा, वो बात करेगा हमारे मौक़िफ़ की, तो वो बात होगी। बाकी मैं करूँगा, दूसरी करेगी, वो राय हमारी हो सकती है, लेकिन मौक़िफ़ वही है जो ऑफिशियल जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सदर या कोई हमारा स्पोक्स पर्सन करेगा। राना साहब, आपने एक स्टेटमेंट दी थी शाहिद खान अब्बासी साहब के हवाले से, उस पर काफ़ी वावेला भी मचाया गया। एक खबर आपके मुतालिक ये भी है कि इजलास के दौरान
मरियम नवाज साहिबा आपकी किसी बात से खाइफ भी हो गई। उन्होंने शिकायत भी लगाई मियां नवाज शरीफ साहब को कि तनवीर साहब मेरे बयानिए पे नहीं चलते, मियां शहबाज शरीफ साहब के बयानिए पे चलते हैं। ऐसी खबरें गर्दिश कर रही हैं, इसमें कितनी सदाकत है? पहले तो बिलावल साहब ने जो आज फिर ऑफर किया उसका मैं आपको जी जी वो बड़ी अहम बात है कि हमने हमेशा कहा है कि हमें कोई वो रास्ता अख्तियार करने में इतराज नहीं है जिसकी बिलावल साहब बात करते हैं अदम बात की, लेकिन हम कहते हैं कि हमारा एक्सपीरियंस जो अदम बात का है वो बड़ा बेटर एक्सपीरियंस है। पहले हमें अपने नंबर जो हैं वो जो नंबर की बात करते हैं 30, 35, 25 उनका बताएं हमें क्लियर कट, और हमें पता हो कि ये बंदे खड़े रहेंगे, क्योंकि जब अदम बात होता है तो फिर सिटिंग गवर्नमेंट के खिलाफ जिस तरह सेनेट में हुआ, हम वहाँ लेके गए, आपको पता 6 बंदे हमारे गायब हो गए थे जब सेनेट के चेयरमैन का इलेक्शन हुआ। जब हमने अदम एतमाद शुरू किया चेयरमैन सेनेट के खिलाफ उसको भी आपने देखा। तो ये चीजें बड़ी ध्यान से या बड़ी एक फर्म तरीके से करनी पड़ती है, इस तरह नहीं कि हम चल पड़े और बाद में और उनको फायदा पहुंचता है सिटिंग गवर्नमेंट को। जब हम अदम एतमाद की मूवमेंट जो मूव है वो फेल होती है राना साहब, तो वो अल्टीमेटली फायदा सिटिंग गवर्नमेंट को और मजबूत हो जाती है। ऐसा ही है, हम समझते हैं कि हमें दूसरी रही बात आपने जो बात की है, मैं समझता हूँ बयानिया ये की है हमारा, उसमें ना तो ऐसी बात हुई है ना कोई मुझसे नाराज है। हम तो बात करते हैं कि वो जदोजहद जो हमने शुरू की है, जिसको आप समझ लें कि साफ शफाफ इलेक्शन की हम बात करते हैं, बगैर किसी मुदाखलत के इलेक्शन हो वो बात करते हैं, या हम आईन और कानून की पासदारी की बात करते हैं, उसमें आपको पता है हमारा ये क्लियर कट जो मैं चीजें बता रहा हूँ 4-5 यही, उसको जिस अंदाज में कोई बात करे, जिस तरीके से बात करे, लेकिन उसकी स्पिरिट नहीं है, तो ऐसी मेरा ख्याल है कोई हाथ जिस तरह इशारा कर रहे हैं वो कोई ऐसी बात नहीं है, मेरे इल्म में नहीं है, तो ना ऐसी बात होगी। क्योंकि मेरे साथ क्योंकि नाराज होगा, मैं अपनी पार्टी के साथ अपनी क़यादत के साथ लायल हूँ और मेरी कोशिश होती है कि पार्टी मजबूत हो, पार्टी हमारी कामयाब हो, और वो स्ट्रगल हमारी जो जदोजहद है वो भी काम। राणा साहब इसमें तो कोई शक नहीं, आप उन लोगों में शामिल हैं जिन्होंने बुरे तरीन वक्त में भी पार्टी को नहीं छोड़ा और जिन्होंने पार्टी से वफादारी की इंतहा की, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। राणा साहब अब आने वाले दिनों में जब आप देखते हैं कि अदम एतमाद भी कामयाब होती नज़र नहीं आ रही, जब आप देखते हैं कि गेम नंबर भी पूरे होते नज़र नहीं आ रहे, तो फिर क्या ये 2023 या 2022 के आखिर तक इलेक्शन की तैयारी है, उस वक्त तक सिर्फ अपनी अपनी तैयारी करो? देखिए ये एक चीज पे नहीं होता कि जी हम इलेक्शन की तैयारी करें दूसरी चीजें छोड़ दें। डेफिनेटली हमारा पीडीएम का एक प्लेटफॉर्म है जिससे हम चीजें मोबिलाइज करेंगे और कोशिश करेंगे कि जितनी भी कमजोर ये हुकूमत हो सकती है हो, अगर गिर नहीं सकती तो कम से कम कमजोर हो, क्योंकि जो इसकी गवर्नेंस है, जो लोगों की। चले राणा साहब, क्या आप समझते हैं कि हुकूमत गिर सकती है? डेफिनेटली ये गवर्नमेंट हुकूमत तो अपने बोझ से भी गिर सकती है। नहीं, अपोजिशन के एहतजाज से क्या हुकूमतें गिरी हैं या गिर सकती हैं? नहीं, देखिए अगर उस लेवल पे हम प्रेशर डालें जिस तरह हमारा था एक प्रोग्राम राणा साहब, जब मोबिलाइज किया, बड़े बड़े जलसे किए पीडीएम प्लेटफॉर्म से, और फाइनली उनको कल्मिनेट करना था कि हम वहाँ धरना देंगे इस्लामाबाद में और वहाँ पे रिजाइन करेंगे सारे हम जितने भी 160 के। राणा साहब वो तो गुजर गया ना टाइम, वो तो गुजर गया, अब तो नहीं रहे ना, अब की बात है। नहीं राणा साहब, आपकी पहले बात का जवाब दूं कि यस अपनी तरीकों से गिरती हैं, लेकिन अगर तरीक किसी तरीके से चलाई जाए, तरीक जो उस वक्त हमारा, यही मैं कहने लगा, उस वक्त जो प्रोग्राम था मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा था ऐसे करें तो ये सस्टेन नहीं करे गवर्नमेंट, जो बिल्कुल ठीक था, उस वक्त नहीं हो सका, कोई दूसरा रास्ता चंद 1-2 पार्टियों ने अपना लिया, तो उससे हमें डेफिनेटली एक धचका या डैमेज हुआ हमारे मूवमेंट को। अब हमने दोबारा शुरू करनी है मूवमेंट। तो राणा साहब, क्या आप ये समझते हैं कि अगर अभी से मूवमेंट शुरू की तो 6-8 माह फिर भी लग जाएंगे, तो 1 साल कबल हुकूमत को गिराना सूदमंद होगा? नहीं देखिए, मैं आपसे पार्टली इत्तेफाक करता हूँ। दूसरी जो सिचुएशन है इस वक्त खित्ते की सिचुएशन है, उससे मैं समझता हूँ चीजें इतनी जल्दी से बदल रही हैं, जिसका आपने पहले भी जिक्र किया कि अफगानिस्तान की सिचुएशन। अब प्रायोरिटी इस वक्त वो चैलेंज का सामना है हमें, पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम को,
जो अफगानिस्तान के ये जो वहाँ पे हुआ तालिबान ने इस बरगिरफ्तारी के साथ सारी चीज़ों को काबू कर लिया, अफगानिस्तान में हुकूमत पे कब्जा कर लिया है काबुल पे, तो ये एक बड़ा चैलेंज सामने है जिससे अब बहुत सारी चीज़ें पीछे हट जाएंगी। राणा साहब, बाकी रही दूसरी, आप आखिरी सवाल का जवाब दीजिएगा जरा राणा साहब। नहीं, एक बात मैं जी जी, एक बाकी ये बात आपकी दुरुस्त है कि हमारा कम से कम मेरी राय ये है कि ज्यादा फोकस हमें इलेक्शन की तैयारी में भी होना चाहिए। वो 22 में भी हो सकते हैं, मेरा तो अपना ख्याल है 22 में ही होंगे, तो फिर हमें तैयारी करनी चाहिए क्योंकि इलेक्शन प्रोसेस के लिए भी तैयारी बहुत या स्ट्रैटेजी बहुत। अच्छा राणा साहब, क्या पीडीएम का जो कराची में जलसा है, कोरोना कराची में बहुत बढ़ गया, मज़ीद बढ़ गया है, क्या आप पीडीएम का जलसा इसी तारीख पे जो आपने डेट दी है और मौजूदा खित्ते की सूरत हाल के बावजूद आप कराची में जलसा करने जा रहे हैं? देखिए, पीडीएम की जो मीटिंग होती हैं उसमें हमारे जो सीनियर लोग हैं, पहले शफा साहब तो जेल में थे, मरियम बीबी जाती थी और शायद खान साहब जाते थे, तो वो वहाँ पे फैसले होते हैं, जो फैसले करते हैं मन उनको कबूल करते हैं। अब भी ये पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे फैसला हुआ है, अगर वो करेंगे तो हम जो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं पार्टी उसमें हम बिल्कुल करेंगे, क्योंकि हमारे लिए तो जो फैसले हैं, लेकिन फैसला जो करते हैं उनकी बैकग्राउंड क्या है, कराची में कोरोना को मद्देनजर रखा है नहीं रखा, कि पीपल्स पार्टी वहाँ गवर्नमेंट है सिंध में और वहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट तो है नहीं। बहरहाल देखें जो भी फैसला होगा। पीडीएम के प्लेटफॉर्म से अगर ये फैसला बरकरार रखा जाता है तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मिन्नो मसले पर अमल करेगी। बहुत शुक्रिया राना तनवीर साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दीगर इश्यूज पे बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, हुकूमत के 3 साल मुकम्मल हो चुके हैं। 3 साल मुकम्मल होने के बाद भी अभी तक तब्दीलियों का सिलसिला जारी है। ये तब्दीली कहाँ पर जाके रुकेगी? तब्दीली मुस्तहकम कब होगी, देर पा कब होगी, तवीलुल मियाद कब होगी, तवीलुल मुद्दती कब होगी? वज़ीर आला पंजाब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को तब्दील कर दिया गया। ये एक बड़ी पोस्ट ब्यूरोक्रेसी में पंजाब के अंदर। इतनी बड़ी तब्दीली के पीछे वजूहात क्या हैं? ये तब्दीलियों का सिलसिला कितने अरसे जारी रहेगा? तब्दीलियों के हवाले से राणा साहब का कुछ दिन पहले का बयान क्या है, वो पहले मुलाहिजा कीजिए। आइंदा आने वाले दिनों में ब्यूरोक्रेसी में बड़ी तब्दीलियां आएंगी। 2 से 3 वज़रा के कलमदान भी तब्दील होंगे। ये मैं आपको बिल्कुल मुसद्दका इतला दे रहा हूँ। राणा साहब, ये ब्यूरोक्रेसी पे एतमाद बहाल नहीं हो रहा या एतमाद बहाल हो रहा है, ब्यूरोक्रेसी एतमाद बहाल करवाना नहीं चाहती? या सर एक बात ज़हन में रखिएगा, ये जो तब्दीली हुई है ना, ये एक मामूली तब्दीली नहीं है। ताहिर खुर्शीद जो थे, ब्यूरोक्रेसी के अंदर कहा जाता था, MPA MNS के अंदर कहा जाता था कि इस तरह लगता है कि चीफ सेक्रेटरी भी यही है, वज़ीर आला भी यही है और सबसे ताकतवर यही है। और इस हवाले से बड़ी बड़ी चहमगोइयाँ थी। मेरे पास जो इतलात हैं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान को बहुत से अरकान असम्बली ने मुलाकात में ये शिकायत लगाई कि जनाब हम इस तरह लगता है जैसे बेख्तियार हैं और हमें इस तरह लगता है कि हमसे तगड़ा ये है। ये लफ्ज़ देखें, ये मुझे मेरे एक सोर्स ने ज़राए ने कहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि ये इस कदर मुतहरक भी थे, आपको पता है कि सियालकोट के इलेक्शन की जीत और वहाँ पे इनकी करीबी अजीज़ तारी, वज़रा की तब्दीलियों में भी, वज़रा की तब्दीलियों समेत बहुत से चीज़ों में इनके बड़े अमल दखल थे। लेकिन दूसरी तरफ ये भी था कि इन्होंने बहुत से काम सीधे भी किए थे। हुकूमती जो कुछ इनके करीब लोग हैं वो कहते हैं इन्होंने बहुत से मामला दुरुस्त भी कर दिए थे, बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जो ठीक नहीं हो रही थी इन्होंने ठीक भी कर दी थी। लेकिन एक बड़ी तादाद, मेरी खुद आज बड़े अहम वज़रा से बात हुई तो उन्होंने कहा जनाब हम तो शुक्राना, ये लफ्ज़ मैं आपको बता रहा हूँ, उन्होंने कहा हम तो शुक्राने के नफर अदा कर रहे हैं, नहीं तो हम तो लगता था कि हम बेबस हैं। हर महकमे के अंदर, हर डिपार्टमेंट के अंदर, किसी जगह भी ऊपर से लेकर नीचे तक लगता था हमारा इख्तियार कोई नहीं है, जो हुक्म आना उधर से आना है। ये मैं आपको बिल्कुल एक मुसद्दका इतला दे। अब उनकी तब्दीली के बाद मैं ये भी बता दूं कि पंजाब की एक और ब्यूरोक्रेसी की सबसे बड़ी जो शख्सियत है वो भी इनसे खाइफ थी और ये उनसे खाइफ थे और बड़ी आपस में आपस होती रहती थी, कोई ना कोई चीज़ें चलती रहती थी। मेरी इत्तला के मुताबिक एक हल्का कोशिश कर रहा था कि किसी तरीके से इनको वफाक में बेचकर दोबारा इनको पंजाब में नंबर 1 पोजीशन पे लाया जाए।
लेकिन ऐसा मुमकिन इसलिए नहीं है कि पंजाब में नंबर 1 पोजीशन पे आने के लिए ग्रेड 22 चाहिए, उनका ग्रेड 21 है। और जब सुनने ग्रेड में तो ये भी है कि जो मजबूत इत्तेहादी हैं वो भी खाइफ थे, काफ़ी खाइफ थे। मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि बहुत से लोग इससे खाइफ थे, और वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने ये जो तब्दीली की है ये बड़ी अहम तब्दीली है। और अब जो इनकी जगह आए हैं नए आमिर जान साहब, ये बड़े डेड होनेस्ट आदमी है, बड़े डेड होनेस्ट आदमी है। और ये एक हम इन्हें कहते हैं कि ये एक ऐसा शख्स है जो पागलों की तरह काम नहीं करता, जिसने दिन रात काम करना है। ये सेक्रेटरी जब आए हेल्थ में आए, स्पेशल सेक्रेटरी हेल्थ, तो इन्होंने कोई हॉस्पिटल नहीं छोड़ा। मतलब नहीं तो पहले सेक्रेटरी हेल्थ किधर हॉस्पिटलों में जाते थे, कहाँ पे जाकर चेक करते थे। ये आधी रात को उठते थे, इनका स्टाइल था कि उठते थे चले जाते थे कहाँ पे कौन नहीं है। जो नहीं सर्जिश होती थी, जो मौजूद होता है तो उसे शाबाश मिलती थी, कहाँ पे खराबियाँ थी, कहाँ पे खराबियाँ नहीं है, सारी चीज़ें चेक करते थे। अब वो बड़ी अहम जगह पे आए हैं, बड़ी अहम पोस्ट पे आए हैं, और कहा जा रहा है कि उनको वहाँ लाने के लिए भी बड़ी एक लॉबी मुतहरक थी कि ऐसे शख्स को लाया जाए। मैं आपको यासर बता दूँ, अगले 3 से 6 माह बड़े अहम हैं। 3 से 6 माह में बड़ी अहम तब्दीलियां होनी हैं वजारतों में, ब्यूरोक्रेसी में, ऊपर से लेकर नीचे तक बहुत कुछ तब्दील होता मुझे नज़र आ रहा है। जो मेरे ज़राए वो कह रहे हैं कि इस ज़िमन में बहुत सी चीज़ें तैयार हो चुकी हैं। एक अहम पोस्ट में जो शख्स था वो तब्दील हो गया। अब आने वाले दिनों में मैं आपको ये भी बता दूँ, वो बहुत से ब्यूरोक्रेट जो OSD थे, जो साइडों पर लगे हुए थे, उनकी तैनातियाँ शुरू होगी। ये मैं आपको मुसद का इतला दे रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। तो इन्हीं के टर्नओवर में हुए होंगे जी, इन्हीं के टर्नओवर में हुए थे। कहा जाता है कि उन्हें OSD कराने में इनका हाथ था, और अब वो आएंगे। हाँ जी, कहा जाता है कि जो चीज़ें चल रही हैं उनका हाथ था। अब इसमें हकीकत क्या है क्या नहीं, मैंने जिस तरह कहा कि जैसे यहाँ पे इनकी मुखालफत थी, वहाँ पे मुझे खुद कुछ लोगों ने ऐसा भी कहा कि इन्होंने तो बहुत से काम सीधे भी किए हैं, इन्होंने बहुत से मामला ऐसे कर दिए हैं कि जिससे हुकूमत बड़ी मजबूत हुई है। लेकिन अरकान असम्बली की शिकायत थी, ब्यूरोक्रेसी के अंदर एक ग्रुप था जिसने जाकर वज़ीर आज़म को कहा, अरकान असम्बली ने कहा जी हमारी तो बात नहीं सुनी जाती। तो इन हालात के बाद मेरे पास जो इतला है वो ये है कि इन हालात के बाद आने वाले दिनों में मज़ीद तब्दीलियाँ होंगी। आने वाले 3 से 6 माह पाकिस्तान की सियासी तारीख के बहुत अहम होंगे। ऐसे ऐसे चेहरे तब्दील होंगे जिनके मतलब कोई सोच नहीं सकता। तगड़े तरीन ब्यूरोक्रेट, जिस तरह आपने देखा अचानक तब्दीली होगी। आप गौर करिए ना, एक दिन पहले ताहिर खुर्शीद साहब लेकर बरियाल साहब को वज़ीर आला के पास जाते हैं, मुलाकात होती है, बड़े हशाश मुलाकात है। उसके बाद उनको एक कलमदान भी मिल जाता है स्पेशल उस पार्लियामानी सेक्रेटरी का। और उसके बाद आज सुबह अचानक उनकी तब्दीली, और अचानक तब्दीली के बाद कुछ सोच नहीं सकता था। तो ज़राए मुझे ये इस बात को कन्फर्म कर रहे हैं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो है वो पंजाब पर बड़ी गहरी नज़र रखे हुए हैं। याद मैंने आपसे कहा था, हमने प्रोग्राम में कहा था, वज़ीर आला फैसला कर चुके हैं कि पंजाब में कोई किसी किस्म की रायत नहीं होगी। वज़ीर आला को भी कहा है कि आपको फ्री हैंड दे रहे हैं, और बाकी जहाँ ब्यूरोक्रेसी की शिकायतें हैं वो भी दूर करेंगे, और पंजाब के अंदर उन्होंने डिलीवर करना है। पंजाब के अंदर कुछ वज़ीर आज़म का ये मानना है कि चेहरे तब्दील कर दे, अवाम याद नहीं रखती, अवाम गवर्नेंस याद रखती है। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि इतने भी चेहरे तब्दील न किए जाएं कि गवर्नेंस के लिए वक्त ही ना बाकी बचे। नाज़रीन, द लास्ट आवर से मुझे और आना अजीम साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।